1971 की बात है। एक जहाज हवा में उड़ रहा हो और उसकी सबसे आखिरी रॉ में बैठा हुआ होता है एक शख्स और उसके पास होता है एक बैग जिसके अंदर मौजूद होता है बॉम्ब। वो उस शख्स कहता है कि अगर पूरी न की गई उसकी डिमांड तो वो उड़ा देगा इस पूरे जहाज को और उसमें मौजूद सारे पैसेंजर्स को अपने इस बॉम्ब से। अब ये शख्स कौन है, कहाँ से आया है, क्या नाम है और आगे स्टोरी में क्या होता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर स्टोरी शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने का ये फायदा होता है कि अब जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन अपीयर होगा कि मेरी नई वीडियो आ गई है। तो बात है 24 नवंबर 1971। एक शख्स दाखिल होता है पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। वो पहना हुआ होता है ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट और उस पे एक टाई भी लगाया हुआ होता है। उसके बाल ब्लैक होते हैं, आईज ब्राउन और कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है। वो पहुंचता है एयरपोर्ट के फ्लाइट काउंटर पे और फ्लाइट 305 का एक टिकट खरीदता है उसकी सबसे लास्ट रॉ का। ये फ्लाइट जा रही होती है पोर्टलैंड एयरपोर्ट से सियाटल। ये ट्रिप आधे घंटे का छोटा सा ट्रिप होता है। इस फ्लाइट में 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। तो दोपहर 2:50 पे फ्लाइट उड़ती है। अभी उसे उड़े हुए थोड़ी ही देर हुई थी। तो ये शख्स जिसका नाम डीबी कूपर था, ये आवाज लगाता है एयर होस्टेस को जिसका नाम था फ्लोरेंस। ये उसको एक पर्ची देता है। यहाँ से शुरू होता है असल ड्रामा। उसमें लिखा हुआ था कि मैडम मेरे पास एक सूटकेस है जिसमें बॉम्ब है और अगर मेरी पूरी ना की गई डिमांड तो मैं उड़ा दूंगा इस जहाज को और इसमें मौजूद तमाम पैसेंजर्स। उसकी पहली डिमांड थी कि उसको $2 लाख शाम 5 बजे तक चाहिए थे और दूसरी उसे 4 पैराशूट चाहिए थे, 2 आगे और 2 पीछे के। साथ साथ पोर्टलैंड एयरपोर्ट पे एक बिल्कुल रेडी फ्यूल टैंक चाहिए था। शेफनल्ड इसकी इस डिमांड्स को लेकर के, उस लेटर को लेकर के फौरन पहुंचती है जहाज के कॉकपिट में और फिर जहाज के कैप्टन विलियम स्कॉट फौरन इन्फॉर्म करते हैं एयरलाइन के सीईओ डोनाल्ड नायरॉप। डोनाल्ड नायरॉप बहुत ही समझदारी के साथ ये फैसला करते हैं कि इस बंदे की तमाम डिमांड्स को फौरन पूरा किया जाए, क्योंकि एक तरफ लोगों की जानों को तो खतरा था ही, दूसरी तरफ एयरलाइन की भी बदनामी हो सकती थी, क्योंकि उनको इस बात का यकीन होता है कि आज नहीं तो कल इस बंदे को बासानी पकड़ ही लेंगे। और साथ साथ वो इन्फॉर्म भी कर देते हैं एफबीआई और सियाटल पुलिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि पैसे अरेंज करने में थोड़ी देर थी और ये जहाज तकरीबन पहुंच चुका था सियाटल एयरपोर्ट। इसलिए इंस्ट्रक्शन दी गई कि इस जहाज को सियाटल एयरपोर्ट के ही गोल घुमाया जाए और जैसे ही पैसे अरेंज हुए इस जहाज को सियाटल एयरपोर्ट उतारा गया। ऊपर की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इस जहाज को टर्मिनल से थोड़ा दूर उतारा गया और एयरलाइन अथॉरिटी का सिर्फ एक ही बंदा इस जहाज में आया, पैसों से भरा बैग और 4 पैराशूट, 2 आगे के और 2 पीछे के अपने साथ लेकर के। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और बताता चलूं कि यहाँ पे एक एयर होस्टेस और भी थी, टीना मकलो। टीना मकलो ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया कि एयरलाइन अथॉरिटी से जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही थी और इसी तरह ऊपर की जो भी बात एयरलाइन तक पहुंचानी थी वो मकलो ही पहुंचाती है। लेकिन वो इस पूरे किस्से की खबर पैसेंजर्स तक नहीं होने देती कि कहीं पैसेंजर्स परेशान ना होने लगे। जब जहाज के उतरने में देर लगती है और पैसेंजर्स की तरफ से क्वेश्चन आने लगते हैं तो उनको वो बताती हैं कि मैकेनिकल खराबी के बायस थोड़ी देर लग रही है जो कि जल्द ही रिजॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर एक अहम बात और भी है कि जो पैसों से भरा बैग दिया जाता है कूपर को, उसमें एक सीरियल नंबर के $20 के बिल्स होते हैं। टोटल 10,000 नोट होते हैं, तो इस तरह $2 लाख। आखिर में इस जहाज को रिफ्यूल करने के बाद कूपर इंस्ट्रक्शन देता है कि अब सारे पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया जाए सिवाय टीना मकलियो और 2 पायलट के।
फिर कूपर फर्दर इंस्ट्रक्शन देता है कि अब जहाज को दोबारा उड़ाया जाए और ये जहाज ले जाया जाए मैक्सिको सिटी। और वो कहता है कि इस जहाज को जितना स्लो उड़ा सकते हैं उड़ाया जाए, और साथ साथ इसकी बुलंदी 10,000 फीट से ज्यादा ना हो। जहाज के उड़ने के थोड़ी देर बाद ऊपर टीना मैक्लोर से कहता है कि वो जहाज के कॉकपिट में चली जाए और दरवाजे को बंद कर दे। अब यहाँ पर ऊपर अकेला मौजूद था। वो फौरन से जो 2 पैराशूट थे, एक आगे और पीछे का, वो फौरन पहनता है। बाकी के पैराशूट की मदद से वो सूटकेस को जिसमें बॉम्ब था और साथ साथ वो पैसे का बैग जिसमें $2 लाख थे, वो अपने आप से बांध लेता है। और फिर वो जहाज की बैक स्टेयर केस खोल देता है और फिर वहां से जंप कर देता है। अब क्योंकि दोनों पायलट और टीना मैक्लोर वो तीनों ही कॉकपिट में थे, तो उनको ये अंदाजा नहीं हो पाता कि एक्चुअली उसने जंप कब करी और कहाँ करी। थोड़ी देर के बाद जहाज को उतार लेते हैं नेवाडा रेनो। फिर एफबीआई पूरे जहाज को चेक करती है। उसमें से कुछ सिगरेट के पीसेस, आपको याद रहे कि 1971 में जहाज के अंदर सिगरेट पीना अलाउ था। सिगरेट पीसेस के अलावा एक चाय मिलती है और कुछ फटे हुए पैराशूट के टुकड़े मिलते हैं। पर इन प्रूफ से इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि कूपर कहाँ गया, उसने जंप कहाँ करी, एग्जैक्ट टाइम का भी नहीं पता था। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक वॉशिंगटन स्टेट के नॉर्थ वेस्ट में कहीं लेक मर्विन में उसने जंप करी थी। लेकिन यहाँ कंसिडर ये बात की जा रही थी कि कूपर ने जिन कपड़ों में जंप करी वो कपड़े रीजनेबल नहीं थे जंप करने के हवाले से इतनी ऊंचाई से। इसी तरह उस रात बहुत ज्यादा काले बादल मौजूद थे, बारिश भी हो रही थी। साथ साथ जिस इलाके में उसने जंप करी थी वहाँ पे पाइन फॉरेस्ट थे, लेक्स थी और बहुत खतरनाक बेयर भी रहा करते थे। और क्योंकि वो नवंबर का मंथ था तो उस वक्त मौसम भी बहुत ठंडा था। ऐसे में वो अगर किसी लेक में जंप करता है तो उसका बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। लेकिन इस हादसे के होने के बाद बहुत से चोरों ने इसी तरह से जहाजों को हाईजैक किया। तकरीबन 4 से 5 केसेस सामने आए जिसमें जहाज हाईजैक हुए। इन्हीं कंडीशंस पर उन्होंने जहाज को हाईजैक किया और फिर जहाज में से जंप लगाई। लेकिन वो सारे ही लोग बच गए और इसका अंदाजा इस तरह हुआ कि वो सारे ही लोग बाद में पकड़े भी गए। और फिर इन केसेस के होने के बाद एफबीआई ने दोबारा से सर्च शुरू कर दी, खासकर लेक मर्विन पर। लेक मर्विन पे बहुत सी बोट्स चलाई गई जो मुसलसल दिनों रात सर्च करती रहती। साथ साथ लेक मर्विन के अंदर एक सबमरीन भी चलाई गई जो कि तकरीबन 2000 फीट गहराई में मुसलसल कूपर को ढूंढ रही। कूपर मिल जाए या पैराशूट मिल जाए या वो पैसे मिल जाए, कोई भी चीज, जहां पर कूपर ने जंप लगाई वहां पर भी लोकल फार्म हाउस जा करके डोर टू डोर सर्च की गई। आसपास मौजूद हर कैसीनो, हर बैंक, हर होटल में बताया गया कि अगर इस सीरियल के कोई भी नोट आए तो फौरन इन्फॉर्म किया जाए। लेकिन किसी ने भी रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद न्यूज़पेपर में भी उन नोट्स के सीरियल नंबर को पब्लिश किया गया और कहा गया कि जो पहला बंदा इस सीरियल का एक नोट भी लेके आता है उसे $1000 इनाम में दिया जाएगा। 3 साल गुजर जाते हैं लेकिन कोई भी एक नोट भी नहीं लेके आता। कूपर के फेस का स्केच भी ड्रॉ कराया जाता है और उस स्केच की मदद से तकरीबन 800 सस्पेक्ट को पकड़ा जाता है। लेकिन वो सारे ही बाद में छोड़ दिए जाते हैं। कुछ महीनों के बाद कोलंबिया नदी के किनारे एक बच्चे को $20 के नोट के कुछ बंडल्स मिलते हैं। जब बाद में इनको काउंट किया जाता है ये $5800 से ज्यादा नहीं निकलते। एफबीआई फिर भी अपनी सर्च जारी रखती है। 1971 से लेके 2016 तक यानी 45 इयर्स तक ये सर्च चलती है। लेकिन 45 इयर्स तक सर्च के बावजूद भी ऊपर कहीं नहीं मिलता। ये एफबीआई की हिस्ट्री का पहला केस था जो कभी सॉल्व नहीं हुआ। कभी नहीं पता चल सका कि कूपर कहाँ गया। कभी ना पता चला कि कूपर जिंदा भी है या मर गया। उसने वो पैसे खर्च किए भी या नहीं किए। आप लोग भी अपने कमेंट्स जरूर दीजिए,
बताइए कि कूपर आखिर कहाँ जा सकता है? आखिर उसने पैसे खर्च क्यों नहीं किए? और आखिर एफबीआई की सर्च में वो कौन-सी कमियां थीं कि जिसकी वजह से वो कूपर को नहीं ढूंढ पाए? मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।